नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं सी टेट की प्रिपरेशन। सी टेट की प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं। इस प्रिपरेशन में हम आज की जो क्लास है उसमें सीडीपी वाला पार्ट जो है वो करने वाले हैं, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सी टेट को क्वालिफाई करने में। उसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज के जो जितने भी क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में देखने को हमें मिलते हैं। चाहे क्वेश्चन का फॉर्म अलग बन जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के हर बार के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपने आज की क्लास को बिल्कुल पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने 3 काम जरूर करने हैं। और वो 3 काम कौन से हैं कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन सीडीपी से रिलेटेड सी टेट को क्वालिफाई करने में। और ये है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द जो है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था रुडोल्फ ने। किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द कहा था वो कहा था रुडोल्फ ने। ठीक है, तो रुडोल्फ का नाम आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आगे कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था कहा जाता है? संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था जो है वो आपको पता होनी चाहिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। क्यों कहा जाता है इसको संवेदना और ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था? क्योंकि इस अवस्था में आपको पता है जब बच्चा जो है अभी तक जन्म से लेकर 2 साल का ही होता है, तो उस समय बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब बच्चा जो है वो अगर उसने कोई भी चीज करनी होगी, अगर उसको कोई तकलीफ होगी या कुछ भी होगा उसको, तो वो रोएगा। ठीक है, अगर वो खुश होगा तो वो हंसेगा। ठीक है, इसी तरह से वो धीरे धीरे जो है वो बोल तो नहीं सकता है, कुछ कर तो नहीं सकता है, केवल अपने हाथ पैर या इशारों से ही बात करने की कोशिश जो है वो करता है। इसलिए इस अवस्था को संवेदी अवस्था या फिर इसको इस अवस्था को कहा जाता है ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है केवल जो देखता है वही सीखता है। ठीक है, तो वो जो है वो कुछ करने की हालत में नहीं होता है। इस उम्र में बच्चा 2 साल का बच्चा है वो केवल लेटा लेटा ही अपनी जो विचार है या अपनी जो कुछ भी उसने बात कहनी होती है वो केवल अपने हाव भाव से ही स्पष्ट करता है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित किस अवस्था में होता है? स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित मतलब कि स्वार्थी मतलब कि उसने अपने बारे में ही सोचना है। ठीक है, वो केवल खुद स्वयं के बारे में ही सोचेगा। और स्वकेंद्रित मतलब वो अपने तक ही सीमित होगा, उसको दूसरे किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो केवल स्वयं के बारे में ही सोचेगा। ठीक है, वो चाहता है कि उसे माता पिता जो है वो पूरी की पूरी अटेंशन उसको ही दें, उसके माता पिता उसके पास ही रहे हमेशा। खासकर जो बच्चे हैं वो अपनी माता को बिल्कुल भी खुद से अलग नहीं होने देना चाहते इस उम्र में। तो ये उम्र होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष की। ठीक है, तो ये जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था है और स्वकेंद्रित या स्वार्थी होने की अवस्था है, ये सेम ही है। ठीक है, तो इस अवस्था को स्वकेंद्रित क्यों कहा जाता है? स्वकेंद्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में आपको पता है बच्चा जो है केवल स्वयं तक ही सीखेगा, या उसको जो भी उसकी जो वातावरण है उसको लगेगा कि उसकी दुनिया जो है वो केवल उसके तक ही सीमित है। वो स्वयं के बारे में ही सोचेगा, उसको ना तो किसी के साथ खेलने की फिक्र होगी, ना उसको किसी और चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। वो केवल सोचेगा कि उसके माता पिता या उसकी माता जो है स्पेशली वो केवल उसके पास ही रहे। ठीक है, वो अपनी स्वयं तक ही सीमित रहना चाहता है, इसलिए स्वकेंद्रित या स्वार्थी होने की अवस्था इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था जो है वो कहा जाता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था क्यों कहा जाता है और किस अवस्था को कहा जाता है? ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को। आपको पता है जीन पियाजे ने 4 भागों में इन अवस्थाओं को बांटा हुआ है। तो सबसे पहली अवस्था आती है संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था स्टेज जो आती है, तो उसमें ये बात कही गई है जीन पियाजे के द्वारा कि ये सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए है क्योंकि इस उम्र में जब जन्म से लेकर 2 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें कोई भी समझ है वो डेवलप
नहीं हुई होती है, ठीक है। अगर उसको कोई भी बात कहनी होगी वो अपने हाव भाव से कहेगा, अगर भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर उसको जैसे खुश होगा तो वो हंसेगा, ठीक है। वो इसी तरह से खुद मतलब अपनी बात को व्यक्त करने के लिए केवल इशारों का प्रयोग ही करता है। इसलिए इस अवस्था को संवेदी गामीय अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था जो है वो या फिर सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ लेनी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आती है। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी को अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर आप आसान से शब्दों में जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मैंने जीन पियाजे की थ्योरी को एक क्लास जो है वो डाल रखी हुई है। आप अगर सर्च करोगे मेरे चैनल के ऊपर जाके तो आपको वो वीडियो जो है जो मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। किसे जाता है? विलियम जेम्स को श्रेय जाता है दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय, ठीक है। पहले ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक ही थे, उसके बाद विलियम जेम्स की वजह से ये मनोविज्ञान जो है वो अलग से सब्जेक्ट जो है वो बना था, ठीक है। आगे आता है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है दूध के दांत जो है वो कितनी उनकी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है ये आपने याद रखना है। हड्डियों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी, तो दूध की दांतों की संख्या होती है 20 और हड्डियों की संख्या होती है जो बालक होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या 300 से लेकर 305 या 270 भी किसी किसी बुक में दे रखा होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो बड़े या वयस्क होते हैं उनसे ज्यादा होती हैं छोटे बच्चों में हड्डियां, ठीक है। और दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप अगर याद रखोगे तभी आपके लिए फायदा है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं यही हमारे सीडीपी का जो पार्ट है ये बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये सीडीपी वाला पार्ट है वैसे तो हमें देखने में बहुत ही आसान लगता है कि हम लोग कर लेंगे क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो इतने टफ हमें क्वेश्चन वहां पे लगते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को सभी आंसर जो है हमें करेक्ट ही लगते हैं, हम उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था जो है वो कहा जाता है। किशोरावस्था इंपॉर्टेंट काल है। आपको पता है जीवन काल को 4 अवस्थाओं में जो है वो बांटा गया है। कौन कौन सी? एक होती है बाल्यावस्था, उसके बाद आती है आपकी शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था कही जाती है। आगे आता है कि टोली, दल और समूह की आयु किसे कहा जाता है। टोली, दल और समूह की जो आयु है ये कहा जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। एक टॉय एज भी इसी अवस्था को कहा जाता है, जो खिलौने की अवस्था है वो भी इसी एज को कहा जाता है। टोली अवस्था भी इसी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है और दल या समूह की अवस्था भी इसी आयु को कहा जाता है। बाल्यावस्था की जो काल है वो सबसे इंपॉर्टेंट काल है इन चीजों के लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बालक जो है वो स्वयं विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है, ऐसा किसने कहा है? बालक जो है एक स्वयं ही विकासोन्मुख मतलब कि विकास की ओर जाने वाला एक ऐसा पौधा है जो विकास की ओर स्वयं ही चला जाता है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है फ्रॉवेल ने। और फ्रॉवेल के नाम से आपको कुछ और भी याद आना चाहिए, मैं पीछे की क्लास में आपको बता चुकी हूँ। फ्रॉवेल जो है उन्होंने कौन सी विधि दी है? उन्होंने खेल विधि का प्रतिपादन किया है, ठीक है। खेल विधि और किंडरगार्टन विधि जो है ये फ्रॉवेल की पद्धतियां हैं, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन की बाल विकास जो है इस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण 32 पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो बाल विकास के ऊपर किसने पुस्तकें लिखी हैं? कितनी टोटल? 32 बुक्स जो है उनको लिखा है किसने? जीन पियाजे ने, ठीक है। तो जीन पियाजे ने बाल विकास के ऊपर लगभग 32 बुक्स को लिखा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है ये। आगे आता है कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है स्टेनले हॉल को। किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को। और स्टेनले हॉल के नाम से आपको एक और क्वेश्चन भी याद आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था जो है वो कहा है, ठीक है। तो स्टेनले हॉल के नाम से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने याद रखना है। और बाल विकास
सॉरी बाल अध्ययन का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, स्टेनले हॉल का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवन का अनोखा काल, ठीक है, जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा, बिल्कुल अनोखा काल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इस अवस्था में आपको पता है बच्चा जो है केवल स्वयं तक ही सीमित होता है। बच्चा जो है वो केवल स्वयं के बारे में, जैसे उसको कोई फिक्र नहीं होगी कि अब मेरे साथ क्या होगा या मैं कैसे रहूंगा, कुछ भी। मतलब बच्चे जो है, आपको पता ही है बच्चे कितने भोले भाले होते हैं। तो बच्चे जो है वो केवल खेलने में मस्त होते हैं, उनको केवल अपने दोस्त चाहिए होते हैं, टॉयज चाहिए होते हैं। तो इसलिए इस अवस्था को जो है वो अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टॉय एज और जो एक टोली, दल, समूह, ये जो जितने भी पीयर ग्रुप्स एज हैं, इसी अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आता है ईर्ष्या भावना की अवस्था। और ईर्ष्या भावना की अवस्था भी यही होती है जब सबसे ज्यादा ईर्ष्या जो है वो बच्चों में पाई जाती है, वो भी बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एक उदाहरण में अगर आपको दूं कि बच्चे जो हैं, अगर आप बच्चों के सामने आपका बच्चा है, अगर आप अपने बच्चे के सामने किसी दूसरे बच्चे को इंपॉर्टेंस देने लगोगे तो वो बच्चा जो है वो ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। वो बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता केवल उसको ही प्यार करें। ठीक है, तो ये जो ईर्ष्या वाला भाव है ये भी बच्चे में बाल्यावस्था में ही आता है। ठीक है, और ये जो जीवन का अनोखा काल है ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। टोली एज या फिर पीयर ग्रुप एज भी कह सकते हो आप। दल या समूह अवस्था जो है ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। टॉय एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बाल्यावस्था से रिलेटेड आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से जो बाल्यावस्था को नाम है वो दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में है। आगे आता है एरिक एरिक्सन, यानी कि इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में एरिक्सन ने अपने जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें 8 अवस्थाओं में जीवन काल को बांटा हुआ है। तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इस क्वेश्चन से? कि हमें पहली बात तो ये है कि हमें पता ही चल गया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो एरिक एरिक्सन ने सिद्धांत दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमें ये पता चल गया कि इन्होंने अपने सिद्धांत में जीवन को जो है वो 8 चरणों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपने पढ़ लेनी है। एरिक्सन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपने पढ़ लेनी है। आगे आता है कि सामाजिक समायोजन का सबसे जो कठिन काल है वो किस अवस्था को कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। कौन सी अवस्था को? पूर्व किशोरावस्था। जब बच्चा जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है तो उस टाइम को सामाजिक समायोजन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे में जो है वो फिजिकली, मेंटली और बहुत सारे ऐसे सोशली आप कह सकते हो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में, जो बच्चा जो है वो एकदम से एक्सेप्ट उनको नहीं कर पाता है। बच्चा जो है वो इस समायोजन को करने में सबसे ज्यादा जो एक तनाव है या आप कह सकते हो एक दबाव है वो महसूस करता है। बच्चे में चाहे आप फिजिकली मान लो चाहे आप मेंटली मान लो, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो चेंजेस है, परिवर्तन है, वो इसी टाइम पे आते हैं। इसलिए बच्चा जो है वो समायोजन करने में थोड़ा सा जो है वो एक कठिन काल आप इसको कह सकते हो। बच्चों का समायोजन करने का सबसे कठिन काल आप कह सकते हो जब बच्चा जो है वो पूर्व किशोरावस्था में होता है। जब बच्चा जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है तो उस टाइम बच्चे को जो है वो समायोजन करने में सबसे कठिन काल उस बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे आता है कि अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम क्या होता है? लर्निंग का मीनिंग, तो लर्निंग क्या होती है कि मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, एक व्यक्ति है, हम उसके व्यवहार में पूरी तरह से जब परिवर्तन कर लेते हैं, एक स्थायी परिवर्तन जब हम कर लेते हैं तो उसको हम लर्निंग कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे? मान लो मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि जब एक बच्चा घर से स्कूल जाता है पहली बार, तो बच्चा जो है एक बच्चा जो है वो परिवार से निकल के स्कूल पहुंचता है। उस बच्चे में ना ही कोई डिसिप्लिन होता है, ना ही बच्चे को ये पता होता है कि कौन से टाइम पे मैंने खाना है, कौन से कैसे बैठना है, मैंने कैसे अपने टीचर से बात करनी है, कैसे मैंने बड़ों का आदर करना है। वैसे ये तो बातें परिवार में सिखाई जाती हैं कि आदर कैसे करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे में पहले से डेवलप नहीं होती हैं।
लेकिन जब हम बच्चे को जो एक स्थायी परिवर्तन उस व्यवहार में कर देते हैं कि नहीं बच्चे आपने ऐसे करना है, आपने अपने एडल्ट्स का ऐसे सम्मान करना है, अपने टीचर्स को ऐसे इज्जत देनी है, आपने क्लास में ऐसे बैठना है, आपने जो डिसिप्लिन है उसमें रहना है, जब हम बच्चे में स्थायी परिवर्तन कर देते हैं तो उस चीज को कहा जाता है अधिगम। उस चीज को कहा जाएगा अधिगम। ठीक है, एक व्यक्ति में, एक व्यवहार में, किसी के व्यवहार में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो उस चीज को लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लर्निंग का मतलब ही व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। और कैसा परिवर्तन? स्थायी, एक परमानेंट परिवर्तन करना होता है। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो लर्निंग। आगे आता है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक जो है, ये तो आपने याद ही रख लेने हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो वॉटसन है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वॉटसन को कहा जाता है। आगे आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स जो है ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे आता है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि गर्भ में बालक में को विकसित होने में कितने दिनों का समय जो है वो लगता है? आपको पता है विकास जो है वो गर्भ का काल है, यानी कि जन्म जो है उसके पहले ही जो विकास है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, जब एक बच्चा जो है एक गर्भ में होता है उसी टाइम से बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जीवन पर्यंत जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, तो इस बच्चे को जो गर्भ जो है उसमें विकसित होने में कितना टाइम लगता है? तो कितने दिनों का टाइम लगता है? इसमें लगता है 280 दिनों का टाइम। ठीक है, 280 दिनों का टाइम जो है वो बालक को गर्भ में विकसित होने में लगता है। ठीक है, एक विकसित होने का टाइम जो है वो 280 दिनों का लगता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो एक PYQ है, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हुआ था। आगे आता है कि मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने। ठीक है, किसने कहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान? अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है वो कहा गया है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।